चलिए सिलेबस है। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि 1 महीने में कुछ आएगा पढ़ देगा, इसमें समय लगेगा 3-4 महीना अच्छा से, तब जाके 30 क्वेश्चन में बनाएगा। सबका डेट अपने यहाँ कारणों से बढ़ा दिया चलिए बताइएगा, किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? घनत्व आपेक्षिक क्षेत्र। ये होता है ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में कमी, है ना, जल में ठोस के भार में कमी। ठीक है, उसी प्रकार से बताइएगा, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव में वायु द्रव में भार में कमी, हाँ ठीक है, जल में ठोस का कमी, हाँ ठोस के भार में कमी। ठीक है, किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है द्रव में ठोस के भार में कमी बटा जल में ठोस के भार में कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक नहीं होता है, हाँ इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, घनत्व बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हाँ द्रव्यमान बटा आयतन, हाँ द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, हाँ वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस यंत्र से तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? हाइड्रो, हाँ हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ पलवन के सिद्धांत पर, पलवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? हाँ सही है, 1/10 भाग पानी के ऊपर और पानी के नीचे, हाँ सही है, 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना, बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? शुद्ध जल का घनत्व, हाँ 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना, शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, बर्फ का 0.9, हाँ पानी का 1, हाँ जल का, शुद्ध जल का 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर 2 बल कार्य करता है, कौन कौन? हाँ ठीक है, वस्तु का भार नीचे की ओर, वस्तु का नीचे की ओर लगाता है, और द्रव का उत्क्षेप या उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगाता है, तो ये 2 बल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वस्तु का भार उसके उत्क्षेप या उत्प्लावन बल से अधिक हो तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? हाँ ठीक है, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार यानी उसके उत्क्षेप के बराबर हो तो इस स्थिति में क्या होगा? पानी के तल के ऊपर रहेगा। हाँ, इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती रहेगी। ठीक है, बीच में रहेगा, मतलब हाँ, न डूबेगा न, हाँ, सतह के नीचे तैरती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस स्थिति में परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है अतः वस्तु का कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु द्रव में तैरती है? जितना पानी वो हटाता है उसका भार उसके से कम होता है। हाँ, कम रहता है। तो ऐसी अवस्था में वस्तु का घनत्व जो होता है द्रव के घनत्व से कम होता है। हाँ, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम रहता है, इसीलिए वह तैरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। लोहे का जहाज पानी में पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों? हाँ, क्योंकि जहाज की विशेष बनावट के कारण इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार है ना जहाज के भार से अधिक होता है, जिसके कारण इस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है और जहाज तैरता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को हाँ उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। हाँ, उत्प्लावन केंद्र। ठीक है, और उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मित केंद्र। हाँ, मेटा सेंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सही है, ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ठीक है असंजक बल कहते हैं, अधेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ससंजक बल का मान किसमें अधिक होता है? सबसे अधिक किसमें होता है? हाँ, सही है, ठोसों में। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण उनके अणु दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, जिसके कारण उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, जिसके कारण उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो वह गुण है विसरण। हाँ, विसरण का गुण। हाँ, डिफ्यूजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं किस बल के कारण? हाँ, सही है, असंजक बल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला करेगा या नहीं? हाँ, गीला नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। द्रव के भीतर का अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। द्रव का ऊपरी पृष्ठ या सतह स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वतंत्र पृष्ठ। हाँ, फ्री सरफेस। अगला क्वेश्चन बताइए। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव क्या कहलाता है? हाँ, पृष्ठ तनाव कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी कांच पर चिपकता है क्यों? हाँ, क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल, पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए वह चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पारा कांच पर नहीं चिपकता क्यों? इसमें असंजक कम होता हाँ? है। हाँ, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है ना? असंजक अधिक होगा। फिर से सुनिए, पारा कांच पर नहीं चिपकता है क्यों? क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला असंजक बल, क्योंकि असंजक बल दो भिन्न अणुओं के बीच लगता है, तो असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है ना? कम होता है। असंजक बल ससंजक बल से कम होता है, इसीलिए चिपकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसलिए नहीं चिपकता। हाँ, इसलिए नहीं चिपकता है, सॉरी, पारा कांच पर नहीं चिपकता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृष्ठ के प्रति मात्रक क्षेत्रफल की यही अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। हाँ, पृष्ठ ऊर्जा। ठीक है, अगला है, यदि किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाने के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ तनाव टी बराबर क्या होगा? हाँ, फार्मूला है, हाँ, डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। हाँ, डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। ठीक है, ए जहां क्षेत्रफल है, डेल्टा ए बराबर 1, तो टी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। हाँ, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? हाँ, कम हो जाता है। ठीक है, और क्रांतिक ताप पर कितना हो जाता है? हाँ, शून्य हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पतली सुई पानी पर तैराई जा सकती है, किस कारण? सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, उस पर तेल डाल दिया जाता है। हाँ, कम जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कारण पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रूश के बाल आपस में चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, गरम सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? हाँ, फैल जाता है। ठीक, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो नहीं कम हो जाता है, जिसके कारण वो फैल जाता है, पूरा जीभ पर फैल जाता है। और जब ठंडा रहता है तो पूरा जीभ पर नहीं फैलता है, इसलिए कम स्वादिष्ट लगता है ठंडा में, और गर्म में ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, केस नली या कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, केशिका तो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, केस नली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा, यह किस पर निर्भर करेगा? हाँ, ठीक है,
केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। केस नली के केशिकत्व के कुछ उदाहरण बताइएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। और वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, हाँ, ताकि मिट्टी में बनी केस नली टूट जाए और पानी की नमी बनी रहे। ठीक है, और ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे नली की तरह छिद्र जो है केस नली की तरह कार्य करते हैं। अगला बताइएगा, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में क्या होगा, ऊपर उठेगा या नीचे रह जाएगा? नहीं, ऊपर चढ़ेगा। हाँ, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ता है और जो द्रव कांच में नहीं भिगोता वह नीचे उतर जाता है। ठीक है, जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है ना, पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केस नली में धंसा हुआ रहता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है फोटो में, है ना। और इसके विपरीत जब केस नली को पारा में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे के सतह से नीचे ही रह जाता है और केस नली में पारा का सतह क्या होता है, उभरा हुआ इस तरह से रहता है, और जबकि पानी इसे धंसा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, हाँ, अवतल उत्तल जैसा। इसी का एग्जाम्पल था वो वाला सर, तो शीशा पारा में क्यों नहीं सटता? एगो था पानी सट जाता, ससंजक बल उसमें, हाँ, ससंजक असंजक के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि केस नली की त्रिज्या r, द्रव का पृष्ठ नाप t व द्रव घनत्व d हो तो नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा 2t cos थीटा बाई r डी जी। हाँ, और जी जहाँ थीटा जो है द्रव का स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण। ठीक है, यह सूत्र से स्पष्ट है कि नली जितनी पतली होगी द्रव उतनी अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। शुद्ध जल के लिए थीटा का मान लगभग कितना होता है? 0। हाँ, 0 होता है। और पारा के लिए इसका मान कितना होता है? थीटा का मान 135 डिग्री। हाँ, 135 डिग्री। इसलिए cos 0 हो गया, cos 0 बराबर 1 और cos 135 डिग्री बराबर -0.71, -0.71। अतः पारे के लिए h का मान ऋणात्मक, पारे के लिए h का मान ऋणात्मक, इसीलिए वो नीचे धंस जाता है। पारा में केस नली को डालते हैं तो जो पारा का जो ओरिजिनल लेयर है उससे केस नली में उससे नीचे चला जाता है, हाँ, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि cos 135 डिग्री का मान होता है -0.71। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्यान बल। हाँ, विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स।
ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। श्यानता किसका गुण है? बताना है, ठोस द्रव गैस में किसका गुण है? हाँ, श्यानता द्रव और गैस दोनों का गुण है। हाँ, द्रव और गैस दोनों का गुण है, जबकि ठोस का गुण नहीं है श्यानता, है ना। द्रवों में श्यानता किस बल के कारण होती है? हाँ, द्रवों में श्यानता किस बल के कारण होती है? ससंजक बल। हाँ, ससंजक बल, उनके अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। ठीक है, जब द्रव की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, जिसका ससंजक बल विरोध करता है, फलस्वरूप श्यानता की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी है, पानी में जैसे नदी में कम पानी रहे और चलिए तो उसका विरोध होता है कि नहीं? चलने में होता है, आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होता है। और हवा में चलिए कोई परेशानी नहीं होता है। तो हवा का आपका श्यान बल जो है कम है पानी की अपेक्षा, पानी में ज्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे पानी में क्या होता है, पानी का विभिन्न परत जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाती है, उसका स्पीड क्या होते जाता है? पानी का लेयर का स्पीड क्या होते जाता है? घटते जाता है। हाँ, गहराई बढ़ते जाता है तो स्पीड उसका घटते जाता है। प्रेशर बढ़ेगा, हाँ प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो स्पीड है वो घट जाएगा। हाँ हाँ, ऊपर स्पीड ज्यादा रहता है, ठीक है, और नीचे स्लो हो जाता है धीरे धीरे। एक परत दूसरे को मतलब कि आगे बढ़ने से रोकता है, हाँ विरोध करता है घर्षण बल के कारण, वही हो जाएगा श्यान बल। ठोसों में श्यानता नहीं होती है, क्यों? हाँ, क्योंकि उसकी विभिन्न परतों की आपेक्षिक गति नहीं होती है, आपेक्षिक गति नहीं होती, रिलेटिव। हाँ हाँ, सब तभी श्यानता होगा। जैसे नीचे वाला जो पानी के केस में समझिए, नीचे वाला परत जो रुकना चाहता है, जबकि ऊपर वाला परत कहता है कि नहीं चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो घर्षण होगा। ऊपर वाला उससे ऊपर वाला कहना है कि तुम तो धीरे चल रहा है, तुम और स्पीड से चलो। उसी तरह से वो भी उसको स्लो कर रहा है, और सबसे ऊपर वाला तो सबसे तेज रहबे करता है ना। तो इसलिए वो ज्यादा स्पीड में उसको बहाता है नीचे वाला को। चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 17-18 फिजिक्स में। क्षार जो है वह मिथाइल ऑरेंज को किस रंग, कौन सा रंग प्रदान करता है? पीला। हाँ पीला, ठीक है। और क्षार लाल लिटमस को किसमें बदलता है? नीला में, ठीक है। क्षार जो है वह फिनोप्थलीन को कौन सा रंग कर देता है, कौन सा रंग में बदल देता है? गुलाबी। हाँ, फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार भस्म वे पदार्थ है जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है? सिद्धांत के नाम बताना है। हाँ, OH- है। हाँ ठीक है, अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है? कौन सा सिद्धांत है? यह लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हाँ, लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है? हाँ सही है, ब्रोंस्टेड लॉरी का सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भस्म दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ,
भस्म दो प्रकार का होता है। जिसमें OH होता है। हाँ, एगो जल में विलय और जल में अविलय, यही दो प्रकार का। ठीक है, वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे भस्म जो जल में विलय होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। हाँ, अल्कली कहलाते हैं। ठीक है, कुछ क्षार के उदाहरण दीजिए। हाँ, NaOH, CaOH होल 2, KOH, NH4OH। हाँ, सब जो है ये क्षार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हाँ, वो पानी में नहीं मिलता। हाँ, कि इसका कारण यही कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होता है ना, सभी भस्म जल में विलय नहीं होता है, और वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है, यही अंतर। ठीक है, इसीलिए सरफ रंग घुल जाता है। जल में अविलय क्षारक के कुछ उदाहरण दीजिएगा। हाँ, अविलय, वाटर इनसॉल्युबल बेस, जैसे है जो नहीं घुलता है जल में, जैसे हो गया जिंक ऑक्साइड, हाँ, ZnO। फिर है फेरस हाइड्रोक्साइड, FeOH होल 2, फेरस ऑक्साइड, FeO, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र बताइए तो। Fe2O3, हाँ, Fe2O3। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का, हाँ, CuOH होल 2, CuOH होल 2। ठीक है, नीला पोता वाला सारा कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट यही वाला ना सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। साबुन बनाने में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज बनाने में किस भस्म या क्षार का प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, हाँ, और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH, हाँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा। घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, हाँ, CaOH होल 2 है ना। इसका प्रयोग जो है अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी प्रयोग किया जाता है, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, हाँ, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में क्षार का प्रयोग किया जाता है। कौन? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। पेट की अम्लीयता को दूर करने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? हाँ, MgOH2 है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। इसको अच्छी भी करते हैं क्या सर? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भस्म या क्षार का pH मान कितना से अधिक होता है? हाँ, सही है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैसे यौगिक जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के धातु अथवा धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लवण, हाँ, साल्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Zn, H2SO4 प्लस Zn मिलके क्या बनेगा? ZnSO4, हाँ, ZnSO4 और H2, हाँ, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है, और HCl प्लस NH4OH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनेगा? हाँ, NH4Cl,
हाँ, अमोनियम क्लोराइड और जल। हाँ, अमोनियम क्लोराइड और जल। अमोनियम क्लोराइड क्या है? तो लवण है। हाँ, लवण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? हाँ, जल और लवण। हाँ, जल और लवण। ठीक है, लवण को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। किसी अम्लीय अणु से हाइड्रोजन परमाणु के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा निर्मित लवण को क्या कहते हैं? सामान्य लवण। हाँ, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट, जैसे NaCl। NaCl हो गया, फिर CaSO4, फिर ये सब है सब साधारण लवण। हाँ, साधारण लवण। वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त होते हैं अन्य लवण ही कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे लवण जिसमें एक स्थानांतरण योग हाइड्रोजन परमाणु बने रहते हैं कौन सा लवण है? ये कहलाते हैं अम्लीय लवण। हाँ, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे NaHCO3, NaHSO4, ये सब अम्लीय लवण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसी अम्ल द्वारा भस्म के आंशिक उदासीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को क्या कहते हैं? हाँ, भस्मिक लवण। भस्मिक लवण कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं। वैसे लवण जिसमें एक से अधिक भस्मिक या अम्लीय क्या कहलाते हैं? कौन सा लवण कहलाते हैं? मिश्रित लवण। हाँ, कहलाते हैं। ठीक है, और दो सामान्य लवणों से निर्मित लवण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युग्म लवण। युग्म लवण कहते हैं। ठीक है, और वैसा लवण जिसमें एक जटिल मूलक उपस्थित रहता है और घोल में भी अपना लवण कहलाता है। हाँ, जटिल लवण। सही है, जटिल लवण कहलाता है। अगला बताइएगा, मांस एवं मछली के संक्षारण में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? हाँ, यही सोडियम क्लोराइड, NaCl। लवण का नाम बताना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में, रंगाई में रंग बंधक के रूप में किस लवण का इस्तेमाल किया जाता है? पोटास एलम। हाँ, पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। K2SO4 Al2SO4 सफिक्स 3 24H2O। हाँ, पोटास एलम, फिटकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी को का सामान बनाने में, कांच उद्योग में उर्वरक के रूप में किस लवण का प्रयोग करते हैं? KNO3। हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? ठीक है, 10H2O। हाँ, Na2CO3 10H2O। और सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। रसोई घर में पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन प्लस आयन के सांद्रण के किसके बराबर होता है? व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है ना। व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है, यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, हाँ, हाइड्रोजन का व्युत्क्रम, है ना, log 1/H प्लस आयन, है ना, H प्लस आयन। तो वही फिर उसके बाद उल्टा करेंगे तो पीएच बराबर हो जाएगा -log हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पीएच का मान कितना से कितना के बीच होता है? सही है, 0 से 14। जिन विलयनों में पीएच का मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और जिन विलयनों का मान पीएच 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। और उदासीन कितना पर होता है? 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितना तक होता है? हाँ सही है, 7 से 7.8 तक ही होती है। ठीक है, हाँ पीएच परास। हाँ, अगला क्वेश्चन बताएगा, जब वर्षा के पानी का पीएच कितना से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। सही है, 5.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ पौधे जैसे नेटल पौधे में चुभने वाले बाल होते हैं जो किसी जानवर या मानव शरीर के संपर्क में आने पर उनके शरीर में कौन सा अम्ल को अंतः प्रक्षेपण कर देता है जिसके कारण गंभीर दर्द जलन महसूस होता है? सही है, फॉर्मिक एसिड या मेथोनेइक। हाँ मेथोनेइक एसिड। ठीक है, और नेटाल पौधे के पास ही कौन सा पौधे के पत्तों को प्रभावित अंग पर मलने से राहत प्रदान होता है? हाँ उसी के बगल में वो भी जन्म जाता है, वो कौन सा पौधा है? वह पौधा का नाम है डक। हाँ डक पौधा। ठीक है, उसके पत्ता को मसल करके प्रभावित अंग पर लगा देते हैं तो दर्द कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, दांतों का एनामेल किससे बना होता है? सही है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेती है उसे क्या कहते हैं? कौन सा विलयन कहते हैं? उसे कहते हैं बफर विलयन। हाँ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, किसी तत्व के लंबे नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को क्या कहते हैं? हाँ उसे रासायनिक संकेत कहते हैं, केमिकल सिंबल। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र में तत्वों के संकेत किसके द्वारा विकसित प्रणाली के अनुसार दिए जाते हैं? सही है, बर्जिलियस। ठीक है, अब बर्जिलियस ने इस प्रणाली का विकास कब किया था? 1811। हाँ 1811 में। ठीक है, अगला है, किसी तत्व के किस भाषा का नाम प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है? भाषा कौन कौन भाषा होता है? अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन का नाम जो है प्रथम अक्षर उस तत्व का संकेत होता है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन का एफ, फास्फोरस का पी। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक तत्व के नाम का प्रथम अक्षर तथा उसके नाम का कोई अन्य प्रधान अक्षर उस तत्व के संकेत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। संकेत का प्रथम अक्षर क्या होता है? हमेशा बड़ा, और दूसरा हमेशा छोटा होता है। जैसे बेरियम का संकेत क्या है? बेरियम का बीए। हाँ बीए। ठीक है, अब मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg। ठीक है, मोलिब्डेनम का संकेत है MO। ठीक है, अब बिस्मथ का संकेत Bi, और क्लोरीन का संकेत Cl, कैल्शियम का संकेत Ca, ब्रोमीन का संकेत Br, अब मैग्नीज का संकेत Mn। Mg तो मैग्नीशियम का हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? हाँ नाइट्रियम। ठीक है, इसका संकेत है Na। ठीक है, कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम। हाँ क्यूप्रम, Cu। ठीक है,
पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम। हाँ कैलियम के, ठीक है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। हाँ अर्जेंटम एजी, ठीक है। और लोहा का फेरम, हाँ एफी, ठीक है। और सोना का औरम, एयू, हाँ एयू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, दूध का पीएच मान 6.4, नींबू का 2.2, सिरका 2.4, शराब 2.8, ठीक है। टमाटर जूस 4.4, हाँ 4 से 4.4, ठीक है। बियर हाँ 4 से 5, ठीक है। और कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5। मानव मूत्र का 6, हाँ ठीक है, बीच में पीएच प्लस है 5.5 से 7.5। और मानव लार 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। सब शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ठीक है, दांतों का एनामेल, ठीक है। ये होता है चलिए आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 114-15 रसायन विज्ञान में। हड्डी बोलेगा तो जबड़े की हड्डी सबसे बड़ी। चलिए बायोलॉजी में बताइएगा, हैजा किस जीवाणु से होता है? सही है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम? सही है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, सही है। सुजाक यानी गोनोरिया, गोनोरिया के जीवाणु का नाम क्या है? ठीक है, गोनोकोकस गोनोराही, गोनोकोकस गोनोराही, ठीक है। कोढ़ या कुष्ठ रोग का जीवाणु का नाम क्या है? सही है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। निमोनिया के जीवाणु का नाम? ठीक है, डिप्लोकोकस, हाँ डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। प्लेग के जीवाणु का नाम? हाँ बैसिलस पेस्टिस, हाँ बैसिलस पेस्टिस, ठीक है। सिफिलिस के जीवाणु का नाम? यह है ट्रेपोनमा पैलिडम, हाँ ट्रेपोनमा पैलिडम, ठीक है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम? हाँ सही है, सल्मोनेला टाइफी। तपेदिक के जीवाणु का नाम? सही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टेटनस के जीवाणु का नाम? ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। काली खांसी के जीवाणु का नाम? सही है, हेमोफिलस पर्टुसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है, उसे और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल सागर का लाल रंग किस नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखलाई पड़ता है? लंबा नाम है, हाँ ट्राइकोडेस्थियम, हाँ एरिथ्रियम, हाँ एरिथ्रियम, ठीक है। ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हाँ, एकानित। हाँ, एकानित के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, नीलहरित शैवाल किस कारण से स्वयं अपना भोजन निर्माण कर सकता है? हाँ, किस कारण से? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ, क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, इसी को दिया जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ही। हाँ, नीलहरित शैवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो जीवों के मध्य ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध। हाँ, सहजीवी संबंध कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, जैसे लाइकेन। हाँ, लाइकेन। ठीक है, हाँ, लाइकेन ऐसे जीव हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया एवं कवक साथ रहते हैं, है ना। इनमें कवक जल का अवशोषण करता है तथा साथ ही साथ जीवाणु को सहारा प्रदान करता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया भोजन बनाने का काम करता है। हाँ, इस प्रकार के सहजीवन को क्या कहते हैं? हाँ, सहोपकारिता। सहोपकारिता कहते हैं, कमोनोलिज्म। कमोनोलिज्म कहते हैं। ठीक है, किस जगत एक कोशिकीय सुकेंद्रीय सूक्ष्म जीव आते हैं? हाँ, सही है, प्रोटिस्टा। हाँ, प्रोटिस्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोटिस्टा में गमन किसके द्वारा होता है? मतलब अंग का नाम बताना है कि आगे पीछे कैसे किसके द्वारा होता है ना। इसका नाम है कशासिका द्वारा। हाँ, कशासिका, रोमाभी और कुट पादों या पदाभों द्वारा गमन होता है प्रोटिस्टा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोटिस्टा में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक अलैंगिक और लैंगिक। हाँ, दोनों होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाता है? हाँ, सही है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता इसीलिए। ठीक है, ऐसे तो वो भी साइनोबैक्टीरिया भी तो अब घटक है ना, तो उसमें क्लोरोफिल होता है बना। हाँ, इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन दोनों साथ साथ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? सही है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, कवक संसार में उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक
क्या कहते हैं? क्रोपो, हाँ। सही है, क्रोपोफिल्स। उपोफिलस कवक कहते हैं उसको। और नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? हाँ, केरेटिनोफिलिक। हाँ, केरेटिनोफिलिक कहते हैं। ठीक है। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, सही है। सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। ठीक है। किस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं? सही है, मृतोपजीवी। जैसे जैसे हो गया राजोप्स, पेनिसिलियम और हाँ और मोर्चेला। हाँ, मोर्चेला, राजोप्स, पेनिसिलियम और मोर्चेला। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वे कवक जो अपना भोजन जंतुओं एवं पौधे के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं? हाँ, परजीवी, पैरासाइट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब मृतोपजीवी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट। हाँ, सेप्रोफाइट। ठीक है। परजीवी के उदाहरण? हाँ, पक्सिनिया और अस्टिलागो। हाँ, पक्सिनिया और अस्टिलागो। यह इस प्रकार के कवक सदैव हानिकारक होता है। परजीवी जो होता है वो हानिकारक होता है, पैरासाइट। ठीक है। और सहजीवी ये कवक दूसरे पौधे के साथ साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है। हाँ, जड़ में रहता है। जड़ में रहेगा तो अगला बताएगा, किस कवक का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? हाँ, नाम है। हाँ, ये है एग्रिकस, एग्रिकस छत्रक और गुच्छी। हाँ, हाँ, गुच्छी। ठीक है। इससे मोर्चेला। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, बहुत महंगा है। अगला बताइएगा, किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? हाँ, किस कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? हाँ, सही है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस कवक का उपयोग अल्कोहल उद्योग में होता है? ईस्ट। हाँ, सही है, ईस्ट। ठीक है। अगला बताएगा, कुछ ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में होता है, उस ईस्ट का नाम क्या है? हाँ, सही है, सैकेरोमाइसिन सेर्विसी। सैकेरोमाइसिन सेर्विसी। हाँ, पूरा नाम है इसका, एक के नाम है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कवकों से कई प्रकार के अम्लों का निर्माण होता है, बताना आपको। एस्परजिलस, म्यूकर तथा साइट्रोमाइबीज द्वारा कौन सा अम्ल का निर्माण किया जाता है? सही है, साइट्रिक। हाँ, साइट्रिक एसिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगला है, एस्परजिलस गैलोमाइसिस तथा पेनिसिलियम ग्लाउकम के द्वारा कौन से अम्ल का निर्माण किया जाता है? ये निर्माण किया जाता है गैलिक अम्ल। हाँ, गैलिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, एस्परजिलस नाइजर के द्वारा किस एसिड का निर्माण किया जाता है? ग्लूकोनिक। हाँ, ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण किया जाता है। और राइजोप्स निग्रिकेंस के द्वारा किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? ये है फ्यूमेरिक अम्ल। हाँ, फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है। कवकों से कई प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, बताना है आपको। एमाइलेज किससे प्राप्त किया जाता है, किस कवक से? हाँ, किस कवक से एमाइलेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है? एस्परजिलस। हाँ, एस्परजिलस ओराइजी। हाँ, एस्परजिलस ओराइजी।
ठीक है। इन्वर्टेज किससे प्राप्त किया जाता है? इन्वर्टेज एंजाइम ईस्ट से, हाँ ईस्ट से, ठीक है। अब पेक्टिनेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? हाँ सही है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से पेक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। कवकों से कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है, जैसे बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस नामक कवक से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? हाँ सही है, विटामिन B12, ठीक है। हाँ साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन, ईस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है? डी, हाँ विटामिन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अस्बिया गोसिपी द्वारा किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? अस्बिया गोसिपी कवक से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो है विटामिन B2, राइबोफ्लोविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। 1927 ईस्वी में किसने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया था? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। कुछ और एंटीबायोटिक का नाम बताइए। जो कवक से बने, यह क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, टेरामाइसिटिन, ये सब जो है कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? बहुत फेमस वैज्ञानिक है, फिर से, हाँ सही है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। ईस्ट का उपयोग मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किसने सर्वप्रथम ईस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था? सही है, लुईस पास्चर। हाँ फर्मेंटेशन, हाँ ठीक है, किण्वन का गुण जो है लुईस पास्चर के द्वारा पता लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा कवक भोजन को नष्ट कर देती है? हाँ हाँ, जैसे पेनिसिलियम और राइजोप्स, हाँ राइजोप्स, ठीक है। मृतोपजीवी, हाँ। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं जो देखने में सामान्य प्रतीत होते हैं, किंतु धोखे से खाए जाने पर मृत्यु हो जाती है, जैसे है अमीनेटा, हाँ फेलोरडिस, लुसुला, लेक्टेरियस, ये सब है मशरूम। हाँ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में होने वाले कई प्रकार के रोगों के लिए कवक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। सरसों में कौन सा रोग होता है कवक के कारण? हाँ सफेद कीट रोग, सफेद कीट रोग, ठीक है। अगला है, मूंगफली में कौन सा रोग होता है कवक कारण? टिक्का रोग, टिक्का रोग, ठीक है। और आलू में कौन सा रोग होता है? सही है, हाँ अंगमारी, ठीक है। और गन्ना में लाल सड़न रोग, ठीक है। और चने का विल्ट रोग भी होता है कवक के कारण, है ना। और सेब के फल का सड़ना, ये सब भी होता है, हाँ कवक के कारण ही होता है, ठीक है। गेहूं में कौन सा रोग होता है कवक के कारण? रेड रस्ट, हाँ लाल रस्ट, ठीक है। हाँ और गेहूं का ढीला स्मट भी कवक कारण होता है, ठीक है। धान का प्रध्वंस रोग और अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू आदि रोग जो है सब कवक के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कुछ कवक जो नेमेटोड का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं प्रीडिशियस कवक, हाँ प्रीडिशियस कवक कहते हैं उसको, ठीक है।
कवक जंतुओं में भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है ना। मानव में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हाँ, एस्परजिलस, फेफड़े का रोग, दाद है ना, जिसको रिंग वर्म कहते हैं। फिर है मेनिंजाइटिस, ठीक है। फिर अनिकोमाइकोसिस, नाखूनों का भूरापन हो जाता है। फिर है डिप्लोप्लाज्मोसिस, ये सब जो रोग है सब कवक के द्वारा ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो किससे मिलकर बनती है? कवक और शैवाल से, है ना। फंगी और एल्गी से, दोनों को मिलने से बनता है, ठीक है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर क्या होता है? सहजीवी, हाँ, सिम्बायोटिक जैसा होता है। कवक जो होता है जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है, एक दूसरे को मदद करता है। ठीक है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, हेलोटिज्म कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? लाइकेन शब्द का प्रयोग ये किया था थियोफ्रेस्टस, हाँ, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। और लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? सही है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वनस्पति जगत का भी यही था ना। हाँ, इसी से रिलेटेड नहीं, वो पूछा था परमाणु से ध्यान दो, परमाणु का गलत मान लो। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया में ईस्ट द्वारा इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में किस नाम से बेचे जाते हैं? ठोस, CO2 मतलब हाँ, ठोस कार्बन। शुष्क बर्फ, हाँ, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, D2 कहाँ? यह शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। राइजोप्स को ब्रेड मोल्ड अथवा पिन मोल्ड तथा एस्परजिलस को क्या कहते हैं? राइजोप्स को ब्रेड मोल्ड अथवा पिन मोल्ड कहते हैं, तो एस्परजिलस को क्या कहते हैं? ब्लू मोल्ड। सही है, ब्लू मोल्ड कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एल्फा टॉक्सिन नामक पदार्थ किस कवक से प्राप्त किया जाता है जो विषैला होता है? एल्फा टॉक्सिन नामक पदार्थ किस कवक से प्राप्त किया जाता है जो विषैला होता है? उस कवक का नाम है एस्परजिलस फ्लैप्स, हाँ, एस्परजिलस फ्लैप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एर्गॉट किससे प्राप्त किया जाता है जो गर्भाशय के संकुचन के काम आता है? हाँ, एर्गॉट किस कवक से प्राप्त किया जाता है जो गर्भाशय के संकुचन के काम आता है? उसका नाम है क्लेविसेप्स परपुरिया, हाँ, क्लेविसेप्स परपुरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलएसडी एक विभ्रमी पदार्थ है जो किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एलएसडी, इससे नशा होता है। हाँ, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, ये एक विभ्रमी पदार्थ है जो किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो उस कवक का नाम है क्लेविसेट्स पेस्पेलाई, हाँ, हाँ, क्लेविसेट्स पेस्पेलाई, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए, समाप्त हो गया। आगे इसमें बायोलॉजी में पढ़िएगा, पेज नंबर 200 201।